हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान के 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने रेडियो सक्रियता टॉपिक से लिए हुए हैं। मैंने वही 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो रेडियो सक्रियता से पूछे जा सकते हैं और जितने भी प्रकार के अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं तो उनके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, हेनरी बैकुरल ने की थी रेडियो धर्मिता की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है? नाभिक का गुण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेते हैं। तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है? परमाणु का नाभिक भाग लेता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिए है, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेडियो धर्मिता की यूनिट है। तो रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी है। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्यूरी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियो धर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर ये, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों की थी। इसमें पूछा अल्फा और बीटा किरणों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने गामा की खोज की थी? तो वह रदरफोर्ड जी ने की। नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिए, निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष है? तो हीलियम नाभिक के समकक्ष कौन सा होता है? अल्फा किरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिए है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरण की होती है, सबसे अधिक गामा की होती है, उसके बाद में बीटा की होती है और सबसे कम हमारे अल्फा की होती है। ये बात होती है वेदन क्षमता की। यदि तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होती है? अल्फा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर गामा की होती है। यदि अगर और क्या होता है, और इसमें उसकी बात करें आयनन की, तो आयनन क्षमता सबसे अधिक किसकी होगी? अल्फा की होगी, और सेकेंड में बीटा की होगी, और थर्ड में गामा की होगी। पर वेदन क्षमता सबसे अधिक गामा की होती है। यदि हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में गामा सबसे नंबर 1 में होगा, फिर बीटा होगा, फिर इसके बाद में अल्फा होगा। जिसकी वेदन क्षमता अधिक होगी उसकी स्पीड अधिक होती है। और गामा किरण की स्पीड कितनी होती है? प्रकाश के वेग के बराबर होती है, पर बीटा किरण की थोड़ा कम होती है इसकी अपेक्षा। गामा की अपेक्षा बीटा की कुछ कम होती है, और इसके बाद में बीटा की अपेक्षा अल्फा की कम होती है स्पीड। पर लेकिन स्पीड तेज तीनों की होती है, पर सर्वाधिक तेज होती है हमारे गामा किरण की, जो प्रकाश के वेग के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में जो मैंने पॉइंट बताया ये सारे पॉइंट आप याद रखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया? अल्फा किरण है, तो अल्फा किरण किसके? हीलियम के आयन के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर समकक्ष होता है उसी के, यानी हीलियम के आयन के समकक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया,
अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है। तो अल्फा किरणों में क्या होता है, 2 इकाई धन आवेश होता है अल्फा किरण में। अभी हमने देखा He 2 इकाई धन आवेश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीटा किरणें बनी होती है। तो बीटा किरणें कैसे ऋणावेशित होती हैं? बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं। अब बात करें, देखना, तो बीटा किरणें क्या होती हैं हमारी, मैं बात करूं अल्फा किरणों की, अल्फा किरणें कैसी होती हैं हमारी, धनात्मक होती हैं। बीटा किरणें हमारी कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। बीटा किरणें हमारी ऋणात्मक होती हैं। और बात करें गामा किरणों की, तो गामा किरणें उदासीन होती हैं, उनमें कोई आवेश नहीं होता है, वो उदासीन होती हैं गामा किरणें। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में किसके उत्सर्जन से संभारक का निर्माण होता है? तो किसके उत्सर्जन से संभारक का निर्माण होता है? बीटा कण के उत्सर्जन से हमारा क्या होता है, संभारक का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या दिए, निम्न में किसके उत्सर्जन में से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो परमाणु क्रमांक किस में बढ़ता है, बीटा कण में। अब बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अब कितना बढ़ता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। जब भी बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो क्या होता है, 1 परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती, पर लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यदि यार बात करूं मैं कि अल्फा कण के उत्सर्जन से क्या होता है, तो अल्फा कण के उत्सर्जन से क्या होता है कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। और द्रव्यमान संख्या पर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है जब भी हमारा अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही होगा, बीटा कण। बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। पर लेकिन हम द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बीटा कण के उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ एक एक पॉइंट आप गौर से सुनते रहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या दिए, निम्न में किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो मैंने अभी बताया था कि आपका ऋणात्मक आवेश किस में होता है, बीटा कण में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिए, इलेक्ट्रॉन का समरूप है। तो इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या है, बीटा कण होगा। क्यों, क्योंकि ये भी ऋणात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन भी हमारा ऋणात्मक होता है। तो हमारा बीटा कण ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है। क्यों बंधन क्षमता अधिक होती है, इसका कारण क्या है, क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक हो जाता है। क्योंकि बीटा किरणों का वेग अल्फा किरणों से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिए, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं, मतलब यहाँ वाहन होगा, वाहन करती हैं। तो कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश वाहन करती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो गामा किरणें किससे बनी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिए, गामा किरणें क्या होती हैं? तो गामा किरणें क्या होती हैं, गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दी, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में किस किरण की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो मैंने आपको बताया वेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, गामा किरण की होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिए,
निम्न में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम आयनन क्षमता होती है गामा किरण की। यदि मैं बात करूं आयनन क्षमता की तो सबसे अधिक होती है अल्फा की, उसके बाद में बीटा की और उसके बाद में गामा की। यानी इस गामा की सबसे कम होती है और सबसे अधिक अल्फा की होती है आयनन क्षमता। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप कभी गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिए, निम्न में से किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरण की। मैंने अभी बताया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिए, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? तो क्षय होने के पश्चात सीसा में बदल जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सीसा में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी होती है? तो सबसे कम पारगम्य शक्ति मतलब सबसे कम वेदन क्षमता किसकी होती है? तो हमारी अल्फा कण की सबसे कम वेदन क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिए है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? तो कौन सा है? पोलोनियम। पोलोनियम का नाम उसके देश के खोज पर रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर क्या दिए है, निम्न में कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? तो यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम ये तो हमारे रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं, पर लेकिन हमारे एल्युमिनियम हमारा रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है, मतलब रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिए, नाभिक विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का संवेशन करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरान का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, बोरान का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व कौन सा नहीं है? तो जर्कोनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, पर लेकिन स्टेटिन और फ्रांसियम और ट्राइटियम ये तो रेडियोधर्मी तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, विघटनाभिक मतलब रेडियोधर्मी वस्तुओं को किस से बने पात्र में रखा जाता है? तो मैंने बताया किस में रखा जाता है, सीसा से बने यानी पी में बने उसमें पात्र में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दी है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो मैंने बताया कि जब भी एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है, पर द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। परमाणु संख्या में एक की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या, क्वेश्चन नंबर 33, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक, क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी सभी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं ये अल्फा कण है, उसमें बीटा पूछा था। अच्छा, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अल्फा कण पूछा है, तो अल्फा कण में क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है अल्फा कण में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिए, 11 आयने 22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा होगा? अब देखो, यदि अगर इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होगा तो हमारा क्या होगा, परमाणु क्रमांक में जैसे मैं करूं 11 आयने और इसके बाद में ये क्या होता है 22 लिखा पावर में, तो क्या होता है जब एक बीटा कण उत्सर्जित होगा तो हमारे परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो यह क्या हो जाएगा 12 आयने और 22 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जब 12 हो जाएगा तो वो तत्व कौन सा बन जाएगा, तो वो आयन ए नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा Mg हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम बन जाएगा, मतलब परमाणु क्रमांक उसका 12 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए क्वेश्चन नंबर 35 है 92U236 से 87U224 में कितने अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित होंगे। अब देखना इसकी द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 12 की कमी हो रही है, 12 की कमी हो रही है। और एक अल्फा कण के उत्सर्जन से कितनी कमी होती है, 4 की। तो 12 में कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि 12 की कमी हो रही है तो 3 अल्फा कण उत्सर्जित होंगे। तो 3 अल्फा कण उत्सर्जित होंगे। अब बीटा कण की बात करें तो बीटा कण कितने उत्सर्जित होंगे, जब 3 अल्फा कण उत्सर्जित हुए तो हमारे कितने द्रव्यमान परमाणु क्रमांक संख्या में कितनी कमी कर दी इन्होंने, 6 की कमी कर दी, 6 की कमी कर दी। तो 6 की कमी करने के बाद में और 1 की कमी क्या कर देगा, बीटा कण कर देगा, तो कितनी हो जाएगी, 7 की कमी हो जाएगी। 7 की कमी करने के लिए हमको क्या, ये गलत देखा है, यहाँ पे 85 होना चाहिए, ये 85 दिए होना चाहिए, 87 नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब 3 अल्फा कण और 1 बीटा कण उत्सर्जित हो जाता। क्यों, क्योंकि यदि अगर हमारा 3 अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो 6 की कमी तो वो कर देगा हमारा अल्फा कण, और 1 बीटा कण, ओ गलत बोल, सही है, 87 सही होगा। क्यों, क्योंकि यदि अगर 6 की कमी तो इसने कर दिया, फिर इसके बाद में क्या करेगा, बीटा कण उत्सर्जित होगा तो 1 की वो वृद्धि कर देगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 5 की कमी होगी हमारी किसमें, द्रव्यमान उसमें परमाणु क्रमांक संख्या में सिर्फ और सिर्फ 5 की कमी होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, सही है, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन दिए है। अब देखना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन दिया, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। 3 अल्फा कण का उत्सर्जन होगा और 1 बीटा कण का उत्सर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिए, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर, तो दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी मात्रा को चाहे आप 2 गुना करिए या 4 गुना करिए, पर दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 37, यदि 92U238 विघटित होकर 91Pa234 बनाता है तो कितने अल्फा कण और बीटा कण का उत्सर्जन होगा। अब देखना 38 था, द्रव्यमान संख्या 34 हो गई, तो हमारा 1 अल्फा कण उत्सर्जित होगा। अब 1 अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो 92 से वो क्या कर देगा, 90 कर देगा इसको, हमारी परमाणु क्रमांक संख्या को, ठीक, परमाणु क्रमांक संख्या को क्या कर देगा, 90 कर देगा। तो हमारा ये तो निश्चित हो गया कि 1 अल्फा कण उत्सर्जित होगा। अब इसके बाद में बीटा कण की बात करें, यदि यार 1 बीटा कण उत्सर्जित करता है तो ये 90 को क्या कर देगा, 91 कर देगा। तो हमारा क्या दिए, 91 Pa234। तो हमारा क्या होगा, 1 अल्फा कण और 1 बीटा कण। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि 1 अल्फा कण उत्सर्जित होगा और 1 बीटा कण उत्सर्जित होगा। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 38। पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं वैसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। अब ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको कभी भी साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी जब आप ये पूरी सीरीज को पढ़ लेंगे। अब देखते हैं रेडियो, अब जैसे मैंने ये सीरीज पढ़ा दी रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता पर कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इसलिए 60 क्वेश्चन पढ़ने दें, क्योंकि मैं 60 क्वेश्चन के तो पढ़ाऊँगा पर लेकिन उसमें बहुत सारा बता दूंगा आपको, ताकि आपको कभी दिक्कत ना पड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 1.25 ग्राम रह जाएगा। अब देखना ये इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया। तो आप इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, T बराबर N इंटू T/2 और इसके बाद N/N0 बराबर 1/2 की पावर n। ये 2 सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, आप आसानी से निकाल लेंगे। अब देखना इस टी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है जो समय लगा, क्षय होने में लगा समय होता है।
टी का मतलब होता है क्षय होने में लगा समय होता है। अब इसके बाद में यदि यार मैं बात करूं आयन की, तो आयन क्या होता है? अर्ध आयु काल की संख्या होती है। आयन मतलब अर्ध आयु काल की संख्या होती है। और T/2 क्या होता है? T/2 हमारा होता है अर्ध आयु। अब इसके बाद में बात करूं मैं N/N0 क्या होता है? तो N/N0 क्या होता है? शेष बची हुई मात्रा। तो ये N/N0 का प्रयोग किया जाता है ये आयन का मान निकालने के लिए, मतलब कि अर्धायु कालों की संख्या निकालने के लिए। अब देखना मैं इसी दोनों सूत्रों से कैसे आसानी से कोई भी सवाल आता है रेडियो सक्रियता पर, तो आप आसानी से उसे निकाल लेंगे। अब देखना कैसे। इसमें क्या दी है? बची हुई मात्रा कितनी है? 0.25। 0.25 का मतलब कितना होता है? 1/4। तो 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर आयन। ये मैंने क्या किया? N/N0 का मान लिख दिया, बची हुई मात्रा। तो मेरा जब मैं इससे 1/2 की पावर 2 करूँगा तो मेरा n का मान कितना निकल के आएगा? इससे 2 निकल के आएगा। अब n का मान मुझे पता चल गया कि मेरा n का मान कितना है? 2 है। n का मान 2 पता चल गया। अब मुझे निकालना क्या है? क्षय होने में लगा समय t। तो t बराबर क्या होता है? n का मान 2 निकाल लिया मैंने, और गुणे T/2 यानी अर्ध आयु काल। तो कितना दिए? 70 दिए। तो 70 का मैंने गुणा कराया तो मेरा कितना हुआ? 140 हुआ। यानी कि क्षय होने के बाद में जब वो 2.5 ग्राम बचेगा तब उसे कितना टाइम लगा होगा? 140 दिन का। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। आप इन्हीं दोनों सूत्रों का यूज करेंगे जब भी कभी आपका न्यूमेरिकल सवाल आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिए? यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु मतलब अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? अब देखना, 4 दिन के पश्चात कितना भाग शेष रह जाएगा, ये बात पूछ रहा है। तो आप इसे किस तरीके से निकालेंगे? आप इसे आसानी से निकाल लेंगे। किस तरीके से? देखना, 4 दिन पश्चात की बात कर रहा है वो। तो 4 दिन पश्चात में आप क्या, अब देखना क्या करेंगे। जैसे मान लो मैंने क्या बताया? बची हुई मात्रा यानी कि N/N0 पूछ रहा है। तो क्या दिए? 1/2। और कालों की संख्या कितनी दी है? अर्धायु कालों की संख्या कितनी दी है? 4 दिन। तो 4 लाइनें लगाया तो ये कितना हुआ जाके? 1/2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 1/16 भाग हो जाएगा। 1/16 भाग। अब मैं 1/16 को मुझे प्रतिशत में बनाना है तो मैंने 100 का गुणा करा दिया, प्रतिशत बना लिया, 4 से मैंने विभाजित किया तो 25/4 आएगा। अब 25 का भाग जब मैं 4 में दूंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा? 6 सही 1/4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 सही 1/4, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आपको यही 2 सूत्रों का यूज करना, आप आसानी से रेडियो सक्रियता के प्रत्येक सवाल का आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 40 देखना क्या दिए? एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है। एक ऐसे पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में समय लगेगा। अब देखना 3/4 भाग कह रहा है, क्षय होने में लगा समय कितना होगा? तो अब देखना, तो बचेगा कितना शेष? बचा हुआ भाग कितना होगा? 1/4 होगा। 3/4 6 हो गया। तो ये 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर आयन। आयन का मान आप इससे आसानी से निकाल लिया कि 2 होगा। आयन का मान हमने निकाल लिया 2 होगा। अब हमें निकालना टी का मान, क्षय होने में लगा समय। तो टी बराबर क्या होता है? आयन गुणे T/2। तो आयन तो मुझे पता है कि 2 है, और मुझे क्या पता है? उसके आयन तो मुझे पता है कि मेरा कितना है? 2 है। और अर्ध आयु कितना है? 4 महीने है। तो मैंने अर्ध आयु काल कितनी ले ली? 4 महीने। तो 4 दूना 8, यानी कि 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? 8 महीने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 8 महीने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिए? वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? तो क्या कहलाती है? जब भी हमें प्रागैतिहासिक कालों को ज्ञात करना होता है तो कार्बन काल निर्धारण विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, यूरेनियम डेटिंग विधि से। अगला
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, जीवाश्म का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता का प्रयोग किया था हेनरी बैकुरल ने, ऑप्शन नंबर सी हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिए, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है। तो कण की जरूरत पड़ती है न्यूट्रॉन की, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हान ने, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 दिए, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु शक्ति संयंत्र काम करता है हमारा विखंडन पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, विखंडन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 दिए, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं। तो किस प्रकार की क्रिया से, की संलयन प्रक्रिया से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संलयन प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विबंधक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिए, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो भारी जल प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 दिए, रेडियो धर्मिता नापी जाती है। तो रेडियो धर्मिता कैसे नापी जाती है, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, गीगर मूलर काउंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन क्या दिया, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम पर कार्य करता है नाभिकीय संलयन पर लेकिन किस प्रकार की, अनियंत्रित संलयन पर, अनियंत्रित मतलब अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन क्या दिया, हाइड्रोजन विकसित किया था। तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, एडवर्ड टेलर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 55 है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता जब गामा किरण उत्सर्जित होता है। अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और द्रव्यमान संख्या में 2 की कमी होगी। यदि बीटा कण उत्सर्जित होगा तो हमारा क्या होगा, द्रव्यमान परमाणु क्रमांक संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी। पर लेकिन जब गामा किरण उत्सर्जित होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अपन क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, रेडियो सोडियम का, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, रेडियो सोडियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिए, अल्फा बीटा और गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो सबसे अधिक गामा की होती है, फिर बीटा की होती है और इसके बाद में अल्फा की होती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है। तो रेडियो सक्रियता किसका गुण है, नाभिक का गुण है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नाभिक का। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है, परमाणु का नाभिक भाग लेता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब यदि यार वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जो भी व्यक्ति, जो भी दोस्त
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके पास में वीडियो को भेजिए। और मैं आप सभी से केवल एक ही बात कहूँगा कि जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो प्राप्त हो सबसे पहले। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।